नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई आत्मकथा लेकर के आए हैं जिसका नाम है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी बन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है, लेकिन इन्होंने अपनी आत्मकथा को आत्मकथा नहीं कहा, लेखकीय व्यक्तित्व, लेख की जीवनी कहा है। और 2008 में यह किताब प्रकाशित हुई थी, 7 में पूरी हुई, 8 में छप गई। ठीक है, चलिए कुछ बातें इसमें से आपको हम नोट कराते हैं। पहले पुस्तक दिखा दें आपको। यह पुस्तक है जो राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। राजकमल प्रकाशन समूह का एक प्रकाशन है, राधा कृष्ण प्रकाशन। ठीक है, 1937 में उनका जन्म हुआ था बन्नू भंडारी जी का। अभी एक्सपायर किए हैं 20 में, चलिए 21 में। चलिए अब पात्रों को हम देखते हैं इसमें। हाँ, पहले आप पात्र देख लें और तब हम आपको आगे बताते हैं भूमिका, समर्पण, मुख्य कथा और कथन के बारे में। पात्र परिचय में जो सबसे पहले तो लेखिका हैं, यानी कि बन्नू भंडारी जी। एक मिनट, दूसरे स्थान पे उनके पति हैं यानी राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव उनके पति। इसके अलावा इनके पिताजी भी हैं, इनका नाम था सुख संपत राय। सुख संपत राय पिताजी। अनूप कुंवरी इनकी माताजी थी। अनूप कुंवरी इनकी माताजी थी। प्रसन्न कुमार इनके बड़े भाई थे। प्रसन्न कुमार बड़े भाई, बसंत कुमार छोटे भाई, स्नेहलता इनकी बहन थी। स्नेहलता इनकी बहन। सुशीला भी इनकी बहन थी, या बहन आप लिख लो। सुशीला ये भी इनकी बहन थी। इसके अलावा पराक्रम सिंह भंडारी, ये है इनके जीजा बहनोई। इसके अलावा रचना उर्फ टिंकू इनकी पुत्री यानी बेटी। शीला अग्रवाल, शीला अग्रवाल। मोहन राकेश जो साहित्यकार थे, राकेश करके लिखा हुआ है। मोहन राकेश के अलावा कमलेश्वर बहुत बड़े साहित्यकार थे, भी इसी में है। शिव मंगल सिंह सुमन बहुत बड़े साहित्यकार थे।
बासुदा। आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। बासुदा, रंजन, दिनेश खन्ना, प्रमोद त्रिवेदी, इसके अलावा बसुमती रिंकी, बसुमती रिंकी भट्टाचार्य, मीता, लक्ष्मी चंद जैन, बासु चटर्जी जो बहुत बड़े फिल्मकार थे, निर्देशक, इनकी कहानी थी यही सच है, इस पर एक फिल्म बनी थी रजनीगंधा, आपने सुना होगा, देखा होगा। तो ये इसके मुख्य मुख्य पात्र हो गए। तो एक तो इनका ये परिचय हुआ। इस पुस्तक में पात्र इतने इतने पात्र हैं। अब अपनी पुस्तक इन्होंने समर्पित किसे की है? समर्पण। पुस्तक आप खोलिए, आपको समर्पण, सबसे पहले इन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखा है। इन्होंने लिखा है टिंकू, ब्रैकेट में रचना, यानी इनकी बेटी, और दिनेश के लिए। दिनेश के लिए एज इट इज हम बता रहे हैं आपको, टिंकू और दिनेश के लिए। कल्पना कर सकते हैं दिनेश कौन है? ये हुआ समर्पण। राजेंद्र यादव इनके पति थे, आगे चल करके तलाक हो गया था, दोनों अलग अलग रहने लगे थे। बेटी ही एक थी, ज्यादा मधुर संबंध था, बेटी और दामाद। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे आते हैं। भूमिका में आते हैं। भूमिका, भूमिका का नाम दिए हैं एक स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, ठीक है, एक स्पष्टीकरण। इस नाम से भूमिका है। भूमिका की कुछ बातें आपको स्पष्ट, भूमिका तो हमेशा हम पढ़ते रहते हैं। भूमिका से कई चीजें, लेखक अथवा लेखिका का दृष्टिकोण, ये सब बड़ा क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। आज तक मैं दूसरों की जिंदगी पर आधारित कहानियां ही रचती आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की जरूरत की है तो यह जरूरत ही क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपने जिंदगी के, अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता है। कहीं उसके विचार विश्वास गुथे हुए हैं, तो कहीं उसके उल्लास और अवसाद के क्षण, कहीं उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं अंकित हैं, तो कहीं धिक्कार और प्रताड़ना के उद्गार। इतना सब जानने महसूसने के बाद अगर मैंने इसे लिखा तो केवल इसलिए कि दूसरों की कहानियां रचते समय मुझे अपनी कल्पना के उड़ान के लिए पूरी छूट रहती थी, जिसके चलते मैं उनके जिंदगी से जुड़ी घटनाओं को जितना चाहती, काटती, छांटती, बदलती, बढ़ाती रहती थी, क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य न सामने वाला व्यक्ति रहता था, न उसकी जिंदगी की किसी घटना या अनुभव को उकेरना।
यह सब तो मेरे लिए निमित्त मात्र रहता था, जिसे माध्यम बनाकर मैं हमेशा उसके अनुभव को सीमित दायरे से सीमित दायरे से निकाल करके किसी व्यापक संदर्भ के साथ जोड़ने की कोशिश करती रहती, ताकि उसके अनुभव के साथ हम एक दूसरे भी तादाद में स्थापित कर सकें, यानी वह सबका अनुभव बन सके। पर अपनी कहानी लिखते समय सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्पना के अपनी कल्पना के पर ही कतर कर एक और सरका देने पड़े, क्योंकि यहाँ तो निमित्त भी मैं ही थी और लक्ष्य भी मैं ही। यहाँ न किसी के साथ तादाद में स्थापित करने की अपेक्षा थी, न संभावना। यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए न कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, न काटने छांटने की। यहाँ मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था जो भी जस का तस जिनसे मैं गुजरी। तो आप इस पंक्ति को नोट कर लीजिए। भूमिका के अंतर्गत ये कुछ तथ्य, पहला वाक्य आप नोट कर लीजिए, लिखिए, यहां मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था, कॉमा, वो भी जस का तस जिनसे मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो कुछ मैंने देखा, कोई अर्धाली, कोई अंश, कुछ भी पूछा जा सकता है, यहीं से पूछा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूं, जो कुछ मैंने देखा, कॉमा, जाना, कॉमा, अनुभव किया, कॉमा, शब्दशः उसी का लेखा जोखा है ये कहानी। बस एक वाक्य हो गया कि मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था, वो भी जस का तस जिनसे मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो कुछ मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, शब्दशः उसी का लेखा जोखा है ये कहानी। दूसरा वाक्य आप लिखिए, जहां मेरे लेखन के क्रमिक विकास, कॉमाओं से जुड़ी घटनाओं मुझे सहेजते, संवारते, जोड़ते, तोड़ते संपर्कों, संबंधों पर ही केंद्रित रहना इसकी सीमा है, वहीं इसकी अनिवार्यता भी। पूर्ण विराम। हो गया ना। बस शायद यही दूसरे पर कहानी रचने की विधा अपने पर कहानी लिखने से अलग जा पड़ती। खैर, अब इन्होंने अगला जो वाक्य लिखा है वो परीक्षा में आता है या आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात, हाँ, कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, कॉमा, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी ही रखा। एक कहानी यह भी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ही रखा। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरे जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र है। तो आप लिखिए, ये पूरा वाक्य नोट कर लीजिए, यानी कि यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। जो मुख्यतः मेरे लेखी व्यक्तित्व, मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। तो इन्होंने क्या कहा, मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी लिखते हैं कि यह मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ठीक है। तीसरी चीज, एक इस पे कितना है, मेरी लेखकीय, मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित, और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित, यानी लेखकीय व्यक्तित्व और लेखन यात्रा पर केंद्रित है।
इसको उन्होंने आत्मकथा न कह करके ये कहा कि जीवन का एक अंश है, केवल यह जीवन का केवल एक अंश है। ठीक है, यानी आत्मकथा कतई नहीं है एक वाक्य, यह कहते जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र है। दूसरा, लेखी व्यक्तित्व और लेखन यात्रा पर केंद्रित है। ये भूमिका से इतना निकाला गया। और भी लिखा है इन्होंने, और क्या लिखा है भूमिका में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बचपन और किशोरावस्था के मेरे संपर्क संबंध, जिसमें माँ पिता, भाई बहन, मित्र, अध्यापक आदि हैं, और वह परिवेश तो है ही जिसमें मेरे लेखकीय व्यक्तित्व की नींव पड़ी थी। होश संभालने के बाद जिन पिता से मेरी कभी नहीं बनी, उम्र के इस पौढ़ेपन पीछे मुड़ करके देखती हूं तो आश्चर्य होता है, बल्कि कहूं कि अविश्वसनीय लगता है कि आज अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, उसका बहुत सा अंश विरासत के रूप में शायद मुझे पिता से ही मिला है। इसीलिए उनका वर्णन थोड़े विस्तार में चला गया। फिर लेखन की शुरुआत का पहला चरण, उसकी विकास यात्रा, जो बेहद मंत्रगत से चलने के बावजूद नाटक, उपन्यास और पटकथा लेखन तक जो फैली। अन्य विधाओं पर तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। जानती हूं वे सब मेरी सामर्थ्य की सीमा के बाहर है। हाँ, अपनी विधा की रचनाओं के दौरान इनसे संबंधित व्यक्तियों और स्थितियों के जो दिलचस्प अनुभव हुए, उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस कहानी का प्रमुख हिस्सा है। अपने इस लेख की यात्रा में लेखक बंधुओं और लेखन में रुचि रखने वाले लोगों का जुड़ते चले जाना स्वाभाविक भी था और अनिवार्य भी। फिर तो आज तक यही सहयात्री रहे मेरे, और इन्हीं के स्नेह सहयोग से मेरी जिंदगी का छोटा बड़ा काम अंजाम भी पाता रहा। मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होने के कारण कुछ साहित्येतर संबंधों की उपस्थिति अनिवार्य थी। यानी कि जरूरी नहीं जिंदगी में सब कुछ साहित्य वाली बात हो, इसके अलावा भी जिंदगी है, जीवन है। जहां मैं हूं, चाहे जिस रूप में था भी, उन्हें तो होना ही था। राजेंद्र प्रसाद जी की अब आत्मकथा आप पढ़िए तो सब कुछ लिटरेचर थोड़ी है, राजनीतिक गतिविधियां भी हैं, तो जीवन के और पहलू भी इसमें शामिल रहते हैं। हाँ, कुछ लोग एक झोंके की तरह आकर मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं झकझोर गए, बल्कि मेरे सामने कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी छोड़ गए, और जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हो सकता है तब तक ये भी मेरे साथ ही बने रहें। अपने निश्चल स्नेह और सहयोग से जिन्होंने जीवन के प्रति मेरी आस्था को बढ़ाया, उन्हें मैं भूल सकती हूँ क्या? इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा अस्तित्व ही इन साहित्येतर मित्रों पर ही टेका हुआ है। इसीलिए ये हैं तो मैं हूं। तो एक तो ये भी आप नोट कर लो, आप एक वाक्य आगे नोट करिए, ठीक है। चलो हम पहले इनको मिटाते हैं। तो यहां पे है ना, देखिए, मेरा अस्तित्व ही इन साहित्यिक और साहित्येतर मित्रों पर ही टिका हुआ है। मेरा अस्तित्व इन साहित्यिक और साहित्येतर मित्रों पर ही टिका हुआ है, पूर्ण विराम। इसीलिए ये हैं
तो मैं हूं, इनके बिना तो मेरी कहानी बन ही नहीं सकती थी, जिसके बावजूद मैंने इनमें से किसी का भी व्यक्तित्व विश्लेषण नहीं किया। खैर आगे बताते, हो सकता है कि इसके मूल में यही बात रही हो कि अपनी कहानी के बीच दूसरों की कहानी क्यों डाली जाए। इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इनका कहीं और उपयोग किया नहीं जा सकता, ज्यादा सार्थक उपयोग। यो छोटी मोटी टिप्पणियां तो जरूर हैं, पर वे या तो उनको परिचित कराने के लिए या फिर किसी संदर्भ विशेष के चलते। कोई भी लेखक न तो संपर्क संबंध विहीन हो सकता है, न परिवेश निरपेक्ष। इसलिए उन घटनाओं को तो मैंने ये भी एक लाइन आप नोट कर सकते हैं, मन्नू भंडारी जी कहती हैं, कोई भी लेखक न तो संपर्क डैश यानी कि हाइफन संपर्क संबंध विहीन हो सकता है, कॉमा, न परिवेश डैश निरपेक्ष, कॉमा, पूर्णविराम। खैर इसलिए उन घटनाओं को तो इनका अनिवार्य हिस्सा होना ही था, जिन्होंने मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर करके रखा था। उससे जुड़े हुए छोटे मोटे प्रसंग, छोटे बड़े प्रसंग, जिन्होंने कभी मुझे आहत किया, कभी बेहद क्षुब्ध, तो कभी सॉरी मुझे नासमझ के भ्रम भंग भी किए। यो भी एक लेखक की यात्रा होती ही क्या है, बस उसकी दृष्टि परिवार के छोटे से दायरे से निकलकर धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश को समेटते हुए समाज और देश तक फैलती चलती है। पूर्णविराम। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले अनुभव उसे केवल समृद्ध ही नहीं करते, उसकी दृष्टि को साफ और संवेदना को प्रखर भी करते हैं। ये भी आपने नोट कर लीजिए। क्या यो भी, कॉमा, यो भी एक लेखक की यात्रा होती ही क्या है, क्वेश्चन मार्क। सॉरी ये डार्क थोड़ा कम दिख रहा ना, ब्लैक से लिखते हैं। यो भी एक लेखक की यात्रा होती ही क्या है, बस उसकी दृष्टि परिवार के छोटे से दायरे से निकलकर परिवार के छोटे से दायरे से निकलकर धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश को धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश को समेटते हुए समाज और देश तक फैलती रहती है। पूर्ण विराम। या फैलती चलती है। इस प्रक्रिया के दौरान, ये भी वाक्य किसी नोट करिए, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले अनुभव उसे केवल समृद्ध ही नहीं करते, उसे केवल समृद्ध ही नहीं करते, उसकी दृष्टि को साफ और संवेदना को प्रखर भी करते हैं। उसकी दृष्टि को साफ और संवेदना को
प्रखर भी करते हैं। ठीक है, आगे भी लिख लीजिए। हाँ, मैंने यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट हो गया। अलग अलग वाक्य यहां तक भी पूछ सकते हैं, ये पूरा पूछ सकते हैं। हाँ, यह लेखक की, हाँ अब यह लेखक की अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। हाँ, यह लेखक की अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि किस हद तक वह इन अनुभवों का रचनात्मक उपयोग कर सकता है। रचनात्मक उपयोग कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह भी कैसी विचित्र विडंबना है, इसको लिखने की आवश्यकता है। आप सुन लो कि दूसरों की कहानियां रचते समय मुझे सामने वाले को उसकी संपूर्णता के साथ अपने में मिलाना पड़ता था, और इस हद तक मिलाना पड़ता था कि स्व और पर के सारे भेद मिटकर दोनों एकलय एकाकार हो जाते थे। पर अपनी कहानी लिखते समय तो मुझे अपने को अपने से काट कर बिल्कुल अलग कर देना पड़ा। आप इसको नोट कर लीजिए। अपनी कहानी लिखते समय मुझे अपने को अपने से ही काट कर बिल्कुल अलग कर देना पड़ा, पूर्ण विराम। यह निहायत जरूरी था, और इस विधा की अनिवार्य शर्त, कॉमा तटस्थता, कॉमा की मांग भी कि लिखने वाली मन्नू और जीने वाली मन्नू के बीच पर्याप्त फासला बनाकर रख सकूं। आगे पढ़ देते हैं, मत लिखिए। अब इसमें कहां तक सफल हो सकी हूं, इसके निर्णायक तो आप पाठक ही होंगे। मुझे न तो इसका दावा है न तर्क। लेखन और साहित्य से हटकर अपने निजी जीवन की त्रासदियों भरे पूरक प्रसंग को लेखकी जीवन पर केंद्रित अपनी इस कहानी में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इस दुविधा ने कई दिनों तक मुझे परेशान रखा। कुछ घनिष्ठ मित्रों ने सलाह भी दी और उनके आग्रह पर अंततः इसे सम्मिलित करने का निर्णय ही लिया। बाद में तो मैं भी सोचने लगी कि मेरा और राजेंद्र का संबंध जितना निजता और अंतरंगता के दायरे में आता है, उससे अधिक कहीं लेखन के दायरे में आता है। लेखन के कारण ही हमने विवाह किया था, हम पति पत्नी बने थे। उस समय मुझे लगता था कि राजेंद्र से विवाह करते ही लेखन के लिए तो जैसे राजमार्ग खुल जाएगा, और उस समय वही मेरा एकमात्र काम्य था, यानी कामना थी, इच्छा थी। उस समय कैसे मैं ये भूल गई कि शादी करते ही मेरे व्यक्तित्व के दो हिस्से हो जाएंगे, लेखक और पत्नी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे लेखी व्यक्तित्व को राजेंद्र ने जरूर प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। यानी कि जो प्रेरणा थी राजेंद्र यादव, इनके जो पति थे, इनको श्रेय देती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे लेखी व्यक्तित्व को राजेंद्र ने जरूर प्रेरित और उत्साहित किया। इनके साथ मिलने वाला साहित्यिक वातावरण, होने वाली गप गोष्ठियां मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी रहे। लेकिन मेरे व्यक्तित्व का पत्नी रूप, इस पर राजेंद्र निरंतर जो और जैसे प्रहार करते रहे, उसका परिणाम तो मेरे लेखक ने ही भोगा। निरंतर खंडित होते आत्मविश्वास से लेखन में आने गतिरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ, अंततः वह उसके पूर्ण विराम पर ही समाप्त हुआ। इसलिए पूरक प्रसंग की सारी बातें लगने को, इन्होंने जब किताब पूरी की, लास्ट में एक लिखा पूरक प्रसंग, यानी कि यह आत्मकथा जब पूरी होती है तो कुछ और चीजें जोड़ती हैं, एक टाइटल देकर के, पूरक प्रसंग, एक शीर्षक देकर के ना, पूरक प्रसंग। तो पूरक प्रसंग की सारी बातें लगने को मेरे निजी जीवन से संबंधित ही लगेंगी, पर जुड़ी हुई तो मेरे लेखन से ही है, बल्कि मेरे लेखी जीवन का भिन्न हिस्सा है। हाँ, यह मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने न तो इसमें वर्णित तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, न अपनी किसी दुर्भावना के चलते उन्हें विकृत करने की। जो कुछ भी लिखा एक आवेगहीन तटस्थता के साथ ही लिखा है। ये इनकी भूमिका हो गई। अब इसमें दो बातें और,
एक तो इसकी जो है कहानी हुई, एक इसका कथन हुआ। तो आज के भाग में हम यहीं पर विराम देते हैं, बाकी आपको अगले भाग में जो है बताएंगे। ठीक है, इस भाग में यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, शुभ संध्या, सुस्वागतम। आज हम मन्नू भंडारी जी की आत्मकथात्मक कृति एक कहानी यह भी लेकर के आए हैं। आज इसका अंतिम भाग है, तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी। तो आज हम आते हैं कथा का सार। कथा सार, ठीक है। इनकी जो आत्मकथा है, इसका सार, मुख्य मुख्य बिंदु। पुस्तक सॉरी, पुस्तक ये आपके सामने है। एक कहानी यह भी 2008 में प्रकाशित हुई थी। लिखती हैं कि लेखक भी आखिर है तो मनुष्य ही, यदि उसकी जिंदगी का श्वेत पक्ष यानी सफेद पक्ष यानी कि पॉजिटिव पहलू औरों की अपेक्षा अधिक प्रबल है, तो उसका श्याम पक्ष भी तो उतना ही प्रबल हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, मुख्य रूप से कहानी की बात करते हैं, कथा। तो लेखक का इसमें दो तरह का जीवन है। एक है भावात्मक जीवन, यानी वह हलचल जो दूसरों को दिखाई नहीं पड़ती, मन में चलती रहती है। और दूसरा है सांसारिक जीवन, जिसका निर्वाह करना पड़ता है। यानी कि यह आंतरिक हलचल है, ये बाह्य आचरण यानी कि व्यवहारिक आचरण है। व्यवहारिक आचरण, ठीक है। तो एक तरफ तो ख्याति प्राप्त लेखक की जीवन संगिनी होने का रोमांच है। राजेंद्र यादव सॉरी, खांसी आ रही। राजेंद्र यादव की पत्नी है। ये जो है प्रसिद्ध लेखक थे। और दूसरी तरफ
विसंगत भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। 1 मिनट, थोड़ा सा खांसी का इलाज हम कर लें। तो ये है प्रसिद्ध लेखक। एक ओर इनका यह जीवन है, दूसरी ओर व्यक्तिगत पीड़ा है। जब पति पत्नी में नहीं बैठता, यानी जिद्दी पति की पत्नी होने का संघर्ष है। तो प्रसिद्ध लेखक की पत्नी और दूसरी ओर जिद्दी पति की पत्नी, जो कि परिवर्तित होने को तैयार नहीं, बार बार गलती करते हैं, आदत है वैसी उनकी। यानी कि एक तरफ लेख की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद, तो दूसरी तरफ घर संभालने का दायित्व। तो इसको आप कह सकते हैं अब लेखन का शौक अगर किसी व्यक्ति को है और घर के क्रियाकलाप असंतुलित हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो उनके जो लेखन का शौक था, विवाह के पहले शादी भी इसीलिए हुई थी क्योंकि यह था कि बेचारे मैच कर रहे हैं, मुझे भी लेखन का शौक है, राजेंद्र जी को भी लेखन का शौक है, तो सब ठीक ठाक चलेगा। लेकिन ये थे जिद्दी, तो बैलेंस नहीं हो पाया। तो दो द्वंद्व, ये द्वंद्व है। ऐसे विरोधाभासों की बीच गुजरती हुई जिंदगी का लेखा जोखा बहुत ही ईमानदारी से इसमें रखा गया है। खैर, ये तो आपकी भूमिका हो गई। आगे आते हैं। जिंदगी की इन्हीं स्थितियों के बीच जो आसपास का साहित्यिक वातावरण था और जैसी राजनीतिक स्थितियां थीं, उसको भी बहुत ही साफगोई से उन्होंने सामने रखा है। हर कहानीकार अपनी रचनाओं में दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपनी जिंदगी के, अपने अनुभव के टुकड़े तो उड़ेलता रहता ही है, बिखेरता रहता है। और जब वह अपनी कहानी लिखने बैठता है तो उसे अपने को अपने से ही काट कर बिल्कुल अलग कर देना पड़ता है। पीड़ा तो होती है, लेकिन तटस्थता अगर नहीं होगी, निर्लिप्तता नहीं होगी, तो फिर कैसे आप लिख पाओगे? तो ताकि वह तटस्थता इस कहानी को लिख सके। मन्नू जी ने इस आत्मकथा में लिखने वाली मन्नू और जीने वाली मन्नू के बीच हमेशा फासला बना के रखा है। निजी जीवन की त्रासदियों, पति राजेंद्र यादव से बनते बिगड़ते संबंध, शादी के बाद व्यक्तित्व का 2 हिस्सों में यानी लेखिका और पत्नी में बंट जाना, लेखिका के पत्नी रूप पर पति द्वारा निरंतर प्रहार करने के फलस्वरूप जो लेखक स्वरूप ने भोगा, बिना किसी विकृति के एक आवेगहीन तटस्थता से इस पुस्तक में निर्वाह किया गया है उसका। तो एक इसको इस तरह से आलोचकों ने कहा है कि यह एक आम औरत की खास कथा है तो आम औरत की कहानी, जैसा कि प्रायः हर घर में होता है, घरों में होता आया है, लेकिन कहानी है खास। और जीवन शैली उनकी बड़ी सामान्य थी, इन दिल्ली में रहती थी। तो एनीवे, तो इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश के भानपुरा में उनका जन्म हुआ था। रुको, इसको मिटाते हैं। हमारे YouTube के चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है और सारा का पूरा
कथा मैंने उसमें डाल दी है, मैंने पूरी पुस्तक ही उसमें मैंने पढ़कर सुना दी, तो उसको आप वहां से सुन सकते हैं, है ना। चलिए, भानपुरा मध्य प्रदेश। कुल 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और शक्ल से बहुत सांवली थी। उन्होंने काली मरियल और दुबला अपने को लिखा है। खैर, इनसे एक बहन थी गौरी, बड़ी बहन थी गौरी, 2 वर्ष बड़ी बहन का जिक्र किया है इन्होंने। और ये बड़ी हंसमुख हैं और स्वस्थ हैं, स्वस्थ, हंसमुख और सुंदर। तो जब जो लड़की खूब सुंदर होती है उसकी खूब तारीफ होती है, तो इनके मन में हीनता की ग्रंथि आ गई। मन्नू में हीनता की ग्रंथि। बड़ी ईमानदारी से लिखती हैं कि बचपन में ऐसी हो गई, जब घर वाले तारीफ करते थे बड़ी सुंदर है, बहुत काली करोटी है। मध्य प्रदेश से फिर अजमेर उनकी यात्रा जो होती है, मध्य प्रदेश से अजमेर, अजमेर से कलकत्ता, तो कहते हैं कि एक पड़ाव आया कि हिंदी में एमए करना है तो बनारस से करो। ऐसा उनके पिताजी ने कहा, अगर हिंदी से एमए करना है तो बनारस से करो। जहां से उन्होंने बिना किसी साथी सहयोगी दिशा निर्देश के भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र जैसे ठोस विषय में अपनी पढ़ाई की, अध्ययन किया। कलकत्ते में स्कूल से अपना करियर शुरू किया और वहीं लेखन शुरू किया और राजेंद्र जी से औपचारिक मुलाकात भी उनकी हुई। कलकत्ता, स्कूल का कैरियर यहीं शुरू हुआ, लेखन कार्य यहीं शुरू हुआ और राजेंद्र यादव से प्रथम परिचय कलकत्ता में ही हुआ। फिर ये भी कहती हैं कि इनको जो लेखन का संस्कार था ये पिताजी से प्राप्त था। लेखन संस्कार जो है पिता से प्राप्त। अब देखिए, मेरे पिताजी भी कोई कवि और साहित्यकार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, तो असर पड़ता है उसका, पिता से प्राप्त था। उसके बाद दिल्ली आई। दिल्ली में एक कॉलेज है मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस, उसमें इन्होंने हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया, प्रोफेसर के रूप में। इनकी रचनात्मकता के निर्माण में उनकी अजमेर में जो है, जो रहती थी जब ये अजमेर में, ब्रह्मपुरी मोहल्ला आज भी है, ब्रह्मपुरी मोहल्ले के जो लोग हैं उनका, ये उनके रचनाओं के कहीं न कहीं पात्र बन गए, यानी इनका काफी योगदान है। पात्रों के रूप में इनका कथन हम बोल दे रहे हैं। कहती हैं
मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। किस मोहल्ले के? ब्रह्मपुरी मोहल्ले के। अजमेर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला, जो इनके आसपास रहने वाले लोग थे, प्रेरित हुई ये, और इन्होंने अपने जो है रचनाओं का पात्र बनाया उनको। और पति से इनकी अनबन रहती थी, फिर भी ये एक्सेप्ट करती, स्वीकार करती हैं कि उनके पति राजेंद्र यादव जी का काफी योगदान है लेखन कार्य में। मन्नू को इससे भी अधिक संतोष था कि एक स्थापित यशस्वी लेखक उनके मित्र हैं, जिनके साथ हुई दोस्ती से उन्हें मोहन राकेश, कमलेश्वर रेणु, अमरकांत, नामवर सिंह आदि से मुलाकात का मौका मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सबको भाषण सुनने का संयोग प्राप्त हुआ। स्त्री के लिए परिवार क्या है? एक शिकंजा है, जो एक तरफ सुरक्षा देता है, दूसरी तरफ इस जंजीर में जकड़ देता है कि स्त्री आजीवन आजाद नहीं रह पाती। तो जो परिवार, भाई परिवार एक संस्था है, तो इसमें दोनों पहलू आते हैं। स्त्री को सुरक्षा, स्त्री को बंधन। भाई सुरक्षा अगर मिलेगी, ये तो पूरे सृष्टि का नियम है कि जहां से सुविधा मिलती है वहां बंधन भी मिलता है। जब आप आजाद रहना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप सम्मान चाहते हैं, आप सुरक्षा चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको नियमों का, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जब और उसको तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाती एक स्त्री, यही हालत मन्नू भंडारी की हुई। जब राजेंद्र से शादी की तो उस समय दिल्ली में राजेंद्र का अपना कोई आर्थिक आधार नहीं था, लेकिन मन्नू भंडारी के पास कलकत्ते में एक नौकरी थी, जिससे गृहस्थी की गाड़ी सरकती रही। खैर, जब इनकी शादी हुई, किताब पढ़िए, जब अपने पति के यहाँ आई तो शुरू में एक्सेप्ट लोग नहीं कर पाए, विजातीय विवाह था ना। तो परंपरावादी समाज में पली बड़ी मन्नू के लिए आधुनिकतम जीवन के इस पैटर्न का दूर दूर से कोई परिचय नहीं था। उनका सहजीवन समारंभ एक बड़े ही अजीब किस्म के अलगाव के साथ हुआ। उस छत के नीचे जिंदगी का जो बंटवारा हुआ, उसमें सारी जिम्मेदारियां और समस्याएं मन्नू के हिस्से और निजी संबंध और आजादी राजेंद्र के हिस्से आई, ऐसा इनका कहना है। तो परिवार के रूप में सहजीवन का आरंभ, सहजीवन यानी पति पत्नी, मन्नू जी और राजेंद्र जब पति पत्नी बन गए, राजेंद्र यादव जी कभी फिक्र नहीं करते थे कि अर्थ की व्यवस्था कहां से होगी, तो दबाव इन्हीं के ऊपर पड़ता था। इसके बाद जो है, जो जिम्मेदारियां थी वो मन्नू जी के हिस्से में आई, और जो समस्याएं, ऐसा लेखिका का कहना है। निजी संबंध और आजादी, ये किसको मिले? राजेंद्र जी को।
ऐसा लेखिका का कहना है। इस आत्मकथा में ऐसे कई कड़वे अनुभव हैं कि अगर आप सुन तो रोंगटे खड़े हो जाएं, अगर ध्यान से पढ़ो तो। बीमार तड़पती पत्नी की उम्मीद थी कि पति डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन उधर पति कॉफी हाउस की रासलीला देखने में मगन था, जो पत्नी को नौकर के हवाले छोड़ देता है कि डॉक्टर को बुला लेना। इस तरह 7 महीने की गर्भावस्था में पत्नी को अकेले छोड़कर चले जाने, और जब प्रसव हो रहा था तो परिवार के अन्य सदस्य चिंता से आकुल थे कि प्रसव का अंजाम क्या होगा, और पति महोदय राजेंद्र यादव खराटे लेके सो रहे हैं। तो एक प्रकार से क्या है कि अस्मिता में की तलाश में जुटी एक स्त्री की कहानी है कि अपनी पहचान, अपनी अस्मिता नहीं पहचान, अस्मिता पहचान की तलाश में जुटी स्त्री की कहानी। वो स्त्री कैसी है, यानी मन्नू जी। स्त्री ऐसी है कि जीवन संघर्ष, द्वंद्व, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ रचनात्मक पहचान बनाने, वह भी एक साहित्यिक दिग्गज पति के सामने का संघर्ष है। यह उस जद्दोजहद की कहानी है जो पुरुष से संघर्ष भी है और समझौता भी है। पुरुष से संघर्ष व समझौता, दोनों की कहानी। हंस पत्रिका से राजेंद्र को यश मिला तो संकट दूर हुआ, पैसा वैसा आने लगा। मनु स्वतंत्र होकर जीने के लिए उज्जैन चली गई। तो एक यात्रा इनकी जो है उज्जैन की हुई, कलकत्ता से, कलकत्ता के बाद की बात है। और जब मन्नू के व्यक्तित्व का लेखक पक्ष सजीव हुआ, सक्रिय हुआ, तो चाह करके भी राजेंद्र से अलग नहीं हुई कि जब उनको समृद्धि मिलने लगी, मतलब लोग जानने लगे, प्रसिद्धि मिलने लगी, तब भी उन्होंने राजेंद्र जी का साथ रखा था। जब लिखना छोड़ा तो राजेंद्र को भी छोड़ दिया। राजेंद्र की हरकतें, जो उनका व्यवहार था, मन्नू को तोड़ देता था, और मनु का लेखन, उससे मिलने वाला यश उन्हें राजेंद्र से जोड़ देता था। कि जैसे जब उनको कुछ अचीवमेंट होता था तो मन से निकट महसूस करती थी परिवार को, और जब उनके पति उनका लेखन बाधित करते थे किसी कारण से और खटास आती थी तो फिर वो दुराव पैदा होता था। तो जैसे जैसे उनका लेखक निर्जीव निष्क्रिय होता गया, उनके भीतर की स्त्री सजीव होती चली गई। तो अब गजब विरोधाभास होता है। लेखन या जो इनके अंदर का लेखक है निष्क्रिय, तो स्त्री सजीव भी है ना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति, टेंडेंसी होती है, उसका प्रिय कार्य बाधित होता है तो सवाल खड़ा करता है। तो इनके अंदर की स्त्री प्रश्न करती है कि मेरा कुछ अस्तित्व है कि नहीं है। तो भाव यह था कि जब उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू किया, उन्होंने खुद को समझ लिया, यानी अपना पूरा वजूद पा लिया, तो अब राजेंद्र जी के साथ रहना उनको संभव नहीं था। न उस संबंध को वो निभा सकती थी, न जो है निभाने की इच्छा थी, तो संबंध टूट गया। राजेंद्र से अलग हुई अपनी मुक्ति के लिए। तो यदि ऐसी एक और किताब है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मुड़ मुड़कर देखता हूं, ये आत्मकथा है
राजेंद्र यादव की, और ये पहले लिखा गया था, मन्नू जी ने बाद में लिखा। हो न हो ये उनकी प्रतिक्रिया में प्रतिवाद में रहा हो, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे तो नहीं। दोनों किताब को आप पढ़ लीजिए। यानी कि मन्नू जी ने अपने जीवन कथा को भी एक कहानी की तरह देखा है, और उसे क्या कहा, एक कहानी यह भी लिखा है। राजेंद्र जी को जब आप देखा तो यह भी देखते पूरक अंश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि दोनों का रचनात्मक और दाम्पत्य जीवन एक साथ साथ चला है, इसलिए नेचुरल है, स्वाभाविक है, अधिकांश प्रसंग राजेंद्र जी की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी उपस्थिति इसमें है। इस आत्मकथा में इन्होंने जीवन के द्वंद्वों के अलावा अपने रचना कर्म की प्रक्रिया, कैसे कैसे उन रचनाएं लिखी, प्रेरणा मिली, पात्रों के वास्तविक जीवन से कहानी में उनके चित्रण, कहानी के कथा वस्तु की प्रेरणा, कहानी की भाषा शैली, कथा का नाट्य रूपांतरण, तमाम बातें कही हैं। महाभोज का भी उन्होंने रूपांतरण किया था, नाट्य रूपांतरण, ये भी चर्चा की है, कैसे उनके प्रोग्राम टेलीविजन पर धारावाहिक के लिए लिखती थी, वे सब उसमें है, पढ़िएगा। तो इस आत्मकथा से प्रेरणा जो आप ले सकते हैं, उसमें एक चीज ये है सॉरी, एक वाक्य आप ये नोट करें, सतत कर्मरत रहने, माने एक तो यह है रचनात्मकता, सहजता की विरोधी नहीं है। दूसरी चीज, बेहतर रचनाकार हो न हो, लेकिन बेहतर इंसान होना जरूरी है। ठीक है, बेहतर इंसान होना जरूरी है। तो अगर सतत कर्मरत हैं, दायित्वों का निर्वहन करते हैं, बिना छल के रचनात्मक उपलब्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से ढेर सारी प्रसंग हैं उसमें, कैसे बेटी का विवाह करती हैं, कैसे उसका दायित्व निर्वहन करते हैं, पति उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और तमाम चीजें हैं। इनके नाटकों की चर्चा है, पुस्तकों की चर्चा है। मैं प्रयास करूंगा कि आगे पीछे आपको नोट्स में सब कुछ ये मिल जाए। अब कुछ कथन हैं जो इनके हम आपको बताते हैं, इस पुस्तक में है मुख्य मुख्य कथन, उसको भी आप नोट कर लें। उद्धरण, चलिए पहला उद्धरण हम बोल रहे हैं, समय का प्रवाह, नोट करिए, इसी पुस्तक से है। समय का प्रवाह भले ही विपरीत, भले ही हमें विपरीत दिशाओं में बहाकर ले जाए,
विपरीत दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। ठीक, देखो ये एक कथन हो गया। दूसरा, उन बेहद अपमानजनक, आप नोट कर लीजिए, उन बेहद अपमानजनक स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना, कॉमा, सबके बीच अपने को नंगा करके खड़ा करने जैसा ही था और कम कठिन काम नहीं था वो मेरे लिए। सच्चाई बयान करना आसान काम नहीं होता है। और नोट करिए अगला पॉइंट, जब तक मैंने राजेंद्र को अपने से पूरी तरह मुक्त नहीं कर दिया, शायद वे मुझे एक नुकसान की तरह ढोते और भुगतते रहे। ठीक है, एक और पॉइंट, इन्होंने जो मोहल्ले की चर्चा की थी, ब्रह्मपुरी मोहल्ला, आपने नोट तो कर ही लिया होगा उसको। ब्रह्मपुरी मोहल्ला अजमेर, तो मेरी कम से कम 1 दर्जन कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से हैं, यानी कि अजमेर से। खैर, और देखिए, वे मेरी कहानियों को सुनते, उन पर सलाह सुझाव भी देते, कुछ बातें मेरे गले उतरती, पर अधिकतर को पचा पाना मेरे बूते के बाहर होता। मेरी कहानियां होती थी सीधी, सहज और पारदर्शी, और राजेंद्र के सुझाव होते थे पेचदार और कुटुल, उनके व्यक्तित्व की तरह ही। राजेंद्र जी सुझाव, खैर, और देखो एक सॉरी, राजेंद्र जी के साथ उनका एक प्रसंग है जिसमें कहती हैं, देखो कॉमा, छत जरूर हमारी एक होगी, लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होंगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतंत्र, कॉमा, मुक्त और अलग। फिर से नोट करिए, देखो, छत जरूर हमारी एक होगी, लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होंगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग। ठीक है, और देखो अगला पॉइंट, बार बार मन में यही उठता कि क्यों नहीं मैं ही इन समानांतर जिंदगियों की छतें भी समानांतर करके पहले वाली जिंदगी में लौट जाऊं। अपने प्रति हजार हजार धिक्कार उठने के बावजूद मैं ऐसा निर्णय नहीं ले पाती। आगे देखें, समय और स्थितियों में, लिख दे ऐसे ना, समय और स्थितियों ने जिन घावों पर पपड़ियां जमा दी थी, समय और स्थितियों ने जिन घावों पर पपड़ियां जमा दी थी, उन्हें यदि कोई खुरचे, कॉमा, तो खुरचे घावों से तो केवल मवाद ही बहेगा। समय और स्थितियों ने जिन घावों पर पपड़ियां जमा दी थी, यदि उन्हें कोई खुरचे, तो खुरचे घावों से तो केवल मवाद ही बहेगा। आगे नोट करें, हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी, हालांकि बता चुके हैं, नोट करा दे, हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपने जिंदगी के, अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है।
और आप नोट करो, प्यार का विस्तार ही तो अधिकार है, प्यार का विस्तार ही तो अधिकार है, प्यार की परिपूर्णता ही तो है समर्पण, इनसे परहेज करके क्या प्यार किया जा सकता है। फिर से नोट करो, प्यार का कॉमा है, प्यार का विस्तार ही तो अधिकार है, डैश प्यार की परिपूर्णता, प्यार की परिपूर्णता ही तो है समर्पण, इनसे परहेज करके क्या प्यार किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। एक और वाक्य लिखिए, कहां रखा है पैसे में वह संतोष, कहां रखा है पैसे में वह संतोष, वह सुखद अनुभूति, कॉमा जो कुछ भी रचते समय अपने भीतर जागती है। फिर से लिखिए, कहां रखा है पैसे में वह संतोष, वह सुखद अनुभूति जो कुछ भी रचते समय अपने भीतर जागती है। ये कुछ चुने हुए अब मैंने आपको वाक्य नोट कराए हैं। इसके अलावा और भी देखिए बहुत कुछ इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है ना, तो आपको अलग से, वैसे जितना हम बता रहे हैं ना, प्रश्नों को हल करने के लिए वो काफी है, ऐसा मत समझना प्रश्नों को हल करने के लिए वो काफी है, ये तो मैं बता रहा हूं, तो ऐसा मत समझना कि छूट रहा है, जितनी आवश्यकता है उतना हम बताते रहे हैं। इसके अलावा मेरा अपना मानना है कि जितना पढ़े उतना ही अच्छा है, तो एक्स्ट्रा जो होगा वो तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। और थोड़ा सा एक आदत बनाइए कि किताब पढ़ा करो मन लगा के, तो किताब जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में और मन लगता है, क्लास करते हैं किताब पढ़ने में मन लगता है, तो दोनों चीजें समानांतर है। तो चूंकि एक कहानी यह भी एक आत्मकथा हो गई समाप्त, तो मुझे लगता है 4 आत्मकथाएं आपकी हो गई हैं। तो अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, ठीक है। हम चयन करते हैं कि कल हम क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ लेते हैं विराम। नमस्कार, जय हिंद।